नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2020 में डीएलएड 2019 बैच के समय पूछा गया था, उस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो ये विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो ये यूनेस्को है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। दिया गया है दीवा स्वप्न के लेखक हैं, तो गीजू भाई दीवा स्वप्न के लेखक हैं। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पाली भाषा का माध्यम थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बौद्धकालीन शिक्षा जो था वो पाली भाषा में दिया गया था, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। मुदालियर आयोग संबंधित है, तो ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। छठवां प्रश्न पूछा गया था, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसे चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है बाल उद्यान। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 9वां प्रश्न पूछा गया था, गिजू भाई शिक्षा को मानते थे, तो ये बाल केंद्रित मानते थे। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो ये 1989 से लागू हुई है। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह कथन किसका है? तो यह कथन अर्बन का है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न पूछा गया था, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है वो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है क्योंकि इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आत्म अनुभूति। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो ये मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया था, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, इनमें से कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। मूल्यपरक शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो नैतिक मूल्य होते हैं वो विकसित करने के लिए शिक्षा को उसमें शामिल किया जाए। तो इसकी आवश्यकता या फिर उद्देश्य क्यों होती है? तो नैतिक गुणों के विकास के लिए। दूसरा आप लिख सकते हैं, सहयोग और सहानुभूति की भावना मनुष्य में विकसित करने के लिए। तो 1 नंबर का प्रश्न है, 2 काफी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया था, उसको भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है क्योंकि इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति हुई थी, इसीलिए विद्वानों ने इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। 19वां प्रश्न पूछा गया था, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो जब छात्र उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने जाता था तो उस समय एक संस्कार किया जाता था जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता था। इस उपनयन का अर्थ होता था पास ले जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मण छात्र की आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय छात्र की आयु 11 वर्ष और वैश्य छात्र की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन संस्कार के बाद उच्च शिक्षा का प्रारंभ होता था। छात्र ब्रह्मचर्य का व्रत लेता था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 20 की, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो ये 14 अगस्त 1987 को घोषित की गई थी। 21वां प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा का निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार जो उच्च शिक्षा है वह कुछ विशेष लोगों को दिया जाए और उनसे छन छन करके यानी निष्पंदन होकर के वह निचले स्तर पर आ जाएगा। तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। 22वां प्रश्न पूछा गया था, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो इनके द्वारा प्रमुख रचना जो है रिपब्लिक आप लिख सकते हैं,
और दूसरी रचना आप लिख सकते हैं द लॉज, इनके द्वारा लिखा गया था, तो द लॉज भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। 23वां प्रश्न पूछा गया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य बताइए। तो इसके उद्देश्य के बारे में आप लिख सकते हैं, पहला पिछड़े वर्ग की बच्चियों को पढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान करना, और दूसरा लिख सकते हैं लड़कियों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा देना। ये कक्षा 6 से 8 तक के बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई थी। 24वां प्रश्न पूछा गया था भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है। तो ये एनसीटीई तय करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसका हिंदी में रूपांतरण होगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। 25वां प्रश्न पूछा गया था शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो कोई भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे कि अगर बात करें जॉन ड्यूवी के अनुसार, तो शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 की, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के उद्देश्य में आप लिख सकते हैं नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए, और अगला आप लिख सकते हैं शारीरिक मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। इसके अलावा जो इसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उसमें वैयक्तिक उद्देश्य लिखा जा सकता है, और इसके अलावा सामाजिक उद्देश्य के बारे में जैसे कि लोकतंत्र एवं लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा, और इसके अलावा लोकतंत्रीय गुणों का विकास करना, ये सभी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के बारे में लिखा जा सकता है। 27वां प्रश्न पूछा गया था ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही बीच में ही विद्यालय छोड़ करके चले जाते हैं, किसी भी कारणवश उन्हें ड्रॉप आउट बालक कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 28 की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। तो पहला आप लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन। बात करेंगे प्रश्न संख्या 29 की, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए घर की खाली जमीन में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद, गोबर खाद या जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, और कपड़े के बने झोले थैले का प्रयोग करना चाहिए, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख लिख सकते हैं आप। बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 की, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। 4 नैतिक मूल्य में कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री, ये सभी नैतिक मूल्य हैं। दोस्तों यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 31वां प्रश्न पूछा गया था मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए। पहला विशेषता आप लिख सकते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी घर जैसा वातावरण देना चाहती थी स्कूलों में। मॉन्टेसरी स्कूलों में शिशुओं को घर जैसा वातावरण देने के लिए उसको पूर्ण स्वतंत्रता एवं खेल द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि वास्तविक जीवन की क्रियाएं, मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली में घर एवं विद्यालय के भेद को समाप्त करके बालकों को वास्तविक जीवन की क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं आत्मनिर्भर बनाना, इस प्रणाली में बालकों को स्वयं अपने सारे कार्य करने होते हैं। अगला आप लिख सकते हैं कि ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण ही बाल शिक्षा का प्रमुख आधार है, ये मारिया मॉन्टेसरी मानती थी। इसके बाद से आप लिख सकते हैं कर्मेंद्रियों की शिक्षा यानी कि मोटर एजुकेशन। मॉन्टेसरी में पढ़ने वाले बच्चों की आयु 3 से 7 वर्ष के बीच होती है, अतः सर्वप्रथम बालकों की मांसपेशियों और कर्मेंद्रियों को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखा जा सकता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 32 की, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। प्रारंभिक शिक्षा से मतलब प्राथमिक शिक्षा से है। तो इसकी प्रमुख चुनौतियों के बारे में आप लिख सकते हैं कि अधिकतर गरीब तबके के बच्चे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, जिसमें अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय कम भेजते हैं, क्योंकि उनका 2 जून का रोटी जुटाना ही उनके लिए प्रमुख चुनौती होती है। इस वजह से वो अपने बच्चे को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नहीं भेजते हैं, जिससे एक बड़ा वर्ग प्राथमिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा से छूट जाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि अभिभावक बीच में ही बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, यानी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई पूरी हुए बिना ही बीच में बच्चों का चले जाना ड्रॉप आउट कहा जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि कई बार देखा गया है कि दूर दराज के इलाकों में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय काफ़ी दूर होने की वजह से वहाँ के स्थानीय नागरिक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं प्रारंभिक शिक्षा की। बात करेंगे प्रश्न संख्या 33 की, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी वह मठों एवं विहारों में दी जाती थी। इसका जो प्रमुख केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी था। इसके बाद से आप लिख सकते हैं कि प्रवज्जा और संस्कार होते थे। प्रवेश के समय छात्रों का प्रवज्जा संस्कार संपन्न किया जाता था। सभी जातियों के बालकों को मठों एवं विहारों में प्रवेश दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष थी। प्रवज्जा का अर्थ यहाँ पर बताया गया था कि बाहर जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना।
ये प्रवज्जा का अर्थ होता था। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि परीक्षा एवं उपाधि के बारे में कि उच्च स्तर पर भिक्षुओं यानी कि जो शिक्षक होते थे उनको भिक्षु कहा जाता था का एक समूह छात्रों की मौखिक परीक्षा लेता था। यानी उस समय मौखिक परीक्षा होती थी और छात्र इसमें सफल होते थे, उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते थे। अगला आप लिख सकते हैं कि उप संपदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा में प्रवेश। तो बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहते थे वे भिक्षु शिक्षा प्रवेश लेते थे। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी दोबारा परीक्षा होती थी। उप संपदा संस्कार के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी। सबसे पहले श्रमण भिक्षु का वेश धारण कराता था, फिर उसे 10 भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित किया जाता था। इसके बाद से आप लिख सकते हैं अध्ययन काल। तो बौद्ध काल में कुल मिलाकर के 20 वर्ष का अध्ययन काल होता था, जिसमें 8 वर्ष प्रवज्जा और 12 वर्ष उप संपदा का समय होता था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 34 की, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य भी एक प्रमुख कारक होता है शिक्षा को प्रभावी बनाने के संदर्भ में। यहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि अपने राज्य में जो भी शिक्षा से वंचित हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। चाहे कई बार देखा गया है जो दूर दराज के इलाके होते हैं उसमें विद्यालय परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काफ़ी गैप होता है। तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार के समन्वय के माध्यम से वहाँ पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय खोले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। अगला प्रश्न पूछा गया था, आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना करिए। तो आदर्शवाद ये मानता था कि आत्मा का ज्ञान ही सब कुछ है, तो वो शिक्षा का उद्देश्य आत्मा के ज्ञान को मानता था, यानी आत्म अनुभूति को मानता था। इसके अलावा आध्यात्मिक विकास पर भी उसका जोर था। इसके अलावा बात करें सांस्कृतिक जो संपत्ति होती है यानी नैतिक मूल्य जो होते हैं उनके विकास पर भी आदर्शवाद का प्रमुख जोर था। वहीं बात करें अगर प्रकृतिवाद की, तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद और पदार्थवाद की भी संज्ञा दी जाती है। इसके अनुसार पदार्थ ही जगत का प्रमुख आधार है। इसके अगर शैक्षिक उद्देश्यों की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं कि अनुशासन के क्षेत्र में दमन का विरोध बालक के स्वाभाविक विकास हेतु अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करता है और बालक को अपने किए का फल भोगने दो के सिद्धांत पर अनुशासन की व्यवस्था करता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं प्रजातंत्रीय एकता की प्राप्ति और लिख सकते हैं अनुभव प्रधान पाठ्यचर्या पर बल। ये सभी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे प्रकृतिवाद में। बात करेंगे प्रश्न संख्या 36 की, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान जो उसे अपने भौतिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में सहायता प्रदान करे, उसमें समायोजित होने में मनुष्य की रक्षा करे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ एक ऐसे वातावरण के निर्माण करने से होता है जिससे मनुष्य की अंतःशक्तियों का विकास हो सके। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 37 की, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। हंटर कमीशन का प्रमुख ये उद्देश्य था कि वुड की घोषणा पत्र में प्रमुख कमियां खोजना, जिसके अंतर्गत इसकी विशेषताओं में लिखा जा सकता है कि अनुदान देने के लिए उदार नियम बनाए जाने पर जोर देने की बात कही गई थी। इसके अलावा सहायता अनुदान की धनराशि समय से पहुंचाई जाए, बिना कारण किसी भी विद्यालय का सहायता अनुदान ना रोका जाए। इसके अलावा हंटर आयोग ने यह सिफारिश की कि सरकार को शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निगमों एवं व्यक्तिगत संस्थाओं को दे देना चाहिए। विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन, छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ साथ विद्यालय के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों के लिए भी अनुदान दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं लिखी जा सकती हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 38 की, शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। सन 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शिक्षा के लिए एक प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की गई, जो कि प्रारंभ में ब्रह्म विद्यालय और उसके बाद से शांति निकेतन और 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। बात करेंगे प्रश्न संख्या 39 की, मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। तो मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसका किसी भी कारणवश, चाहे हवा की वजह से या फिर पानी की वजह से, ऊपरी परत का कट करके दूसरी जगह बह करके चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो इसको रोकने के लिए ये आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि पेड़ के जो जड़ होते हैं वह मिट्टी को जकड़े रहते हैं और मिट्टी के कटाव को रोक देते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाने चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव यानी अपरदन कम किया जा सके।
तो ये कुछ प्रमुख उपाय लिखा जा सकता है। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा की संकल्पना दी गई थी। इसका तात्पर्य यह होता है कि विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाए, जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हो सके और हस्तशिल्प का ज्ञान होने की वजह से बालक आत्मनिर्भर बन सके। तो ये बुनियादी शिक्षा के बारे में आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।